अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं, उन मुज़ाकरात पर मुशावरत भी हुई है और उस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी मौजूद थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के दौरान दो मुतालबात जो पेश किए गए थे, उनकी अगर मोहलत की बात करें तो वो तकरीबन 27 या 28 जनवरी को ख़त्म हो रही है। इसी के साथ साथ जो हाल ही में ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं या कोई मुलाकात हुई तो उसमें कुछ मुतालबात बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक पेश किए गए, तो उन मुलाकात या उन राब्तों पर बज़ाहिर अगर देखा जाए तो जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो खुश नज़र नहीं आ रही। जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि अब या तो PTI इस जो ख़ास तौर पर अगर बात करें तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है या उससे बात करें या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो PTI को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें ही ना, और उसकी वो ये वजह बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस हुकूमत को नहीं मानती। ये ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई साहब के अपने मुताबिक भी कि इस हुकूमत के मैंडेट के ऊपर कई सवालात उठ रहे हैं, तो मुज़ाकरात करने का मतलब होगा कि आप इस हुकूमत को जायज़ करार दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अब मौलाना फजल रहमान, जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई मरहलों पर राब्ते भी किए हैं, पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से इत्तेहाद भी बने और कई हतमी फैसले भी हुए, वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर एक शख्स का अपना बयानिया है। लेकिन अब जो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से फ़ैसला आया, जो सज़ा सुनाई गई है इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, उसके बाद अब कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कई चैलेंजेस हैं। अब PTI की स्ट्रेटजी होगी क्या, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? हम सलमान अकरम राजा साहब जो मुज़ाकरा के अहम रुकन भी हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। सर, सबसे पहले तो जो अलकादिर ट्रस्ट का फ़ैसला था उस पर हम देख रहे थे कि जो एक मरतबा फ़ैसला आना था वो मौखर हुआ, उस पर आपकी राय भी सामने आई, दीगर रहनुमाओं की राय भी सामने। अब वो फैसला आपके सामने है, अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? इन कानूनी चैलेंजेस को सामने रखते हुए अदालत से रुजू किया जाएगा या क्या स्ट्रेटजी होगी PTI की? ज़ाहिर है अदालत तो हम जाएंगे, अपील तो करेंगे। ये फैसला कुछ भी नहीं है, ये बस कागज़ को हमारा मौक़िफ़ है काला किया गया है। और जो वाक़यात अदालत के सामने रखे गए थे और जो उसके बाद भी एक आज इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट का फ़ैसला ज़ेर बहस आया है, ये पहले का फ़ैसला है, कोई नया फ़ैसला नहीं है। उससे बिल्कुल बात वाज़े है कि ये जो फ़ैसला दिया गया है ये कानून के भी ख़िलाफ़ है, ये वाक़यात के भी ख़िलाफ़ है, उन वाक़यात के ख़िलाफ़ है जो अदालत के सामने थे, जिनका ख़ुद ज़िक्र अदालत ने किया है। और उसके बाद एक अजीब व गरीब फ़ैसला लिखा कि 190 मिलियन पाउंड का हुकूमत को नुकसान हुआ है। ना एक पैसे का नुकसान हुआ है, फ़ैसला ख़ुद ये कहता है कि 34 अरब रुपये जमा हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वहाँ पड़े रहे, एक पैसा बहरिया टाउन या मलिक रियाज या इमरान खान या बुशरा बीबी को नहीं मिला। 94 अरब रुपये 9 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रियासत को, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो गए। और ये बात भी अब वाज़े हो गई है कि जो मायदा हुआ बरतानिया में मलिक रियाज ख़ानदान और वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान, ये एक बाहमी मायदा था, इसमें हुकूमत पाकिस्तान शामिल नहीं थी। और उस मायदे में ये लिखा है कि जो रकम वहाँ उनकी मुंजमद की गई थी उसको वो ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जहाँ उन्होंने मलीर की ज़मीन के हवाले से रकम अदा करनी है, उसमें जमा कराएंगे। और यही हुआ। तो ये तो एक बाहमी मायदा था। उन्होंने देखा वहाँ बरतानिया में कि मलिक रियाज ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का है, उसके तहत रकम वाजिबुल अदा है, और यही वहाँ मायदा हुआ। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट वहाँ दिया गया, उस मायदे में ये लिखा है, और रकम आ गई। और फिर भी मामला ख़त्म नहीं हुआ, रकम तो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में आई ना। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि ये रकम मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ना दी जाए, वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत को दी जाए, तो उन्होंने दे दी। तो इसमें कहाँ करप्शन हुई है, कौन पैसा लेकर भागा है? फिर ये कहा गया कि शहजाद अकबर ने और काबीना ने कोई रोल अदा किया है, वो बात भी खुल के सामने आ गई। शहजाद अकबर साहब ने 6 नवंबर को सिर्फ एक कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन की, यानी कि उस माहदे को जो कि बाहमी माहदा है मलिक रियाज ख़ानदान और नेशनल क्राइम एजेंसी का, उसको हुकूमत पाकिस्तान गैर ज़रूरी तौर पे
मुश्तहर नहीं करेगी। वो जो लीड है हमारे सामने है। राजा साहब ठीक है, बतौर सीनियर कानूनदान माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप कानूनी पहलू जो हैं उनको बेहतर जानते होंगे, लेकिन इससे पहले जो सबसे ज़्यादा दिफा करते रहे, इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, वो शहजाद अकबर साहब करते रहे। अब इस मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आप समझते हैं कि फिर उनको भी आना चाहिए और इस सारे मामले पर कोई मीडिया हो या अदालत हो उनसे रुजू करना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनका रोल तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि कुछ भी नहीं है। एक मामूल का कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है या डीड है जो कि हर मायदे के साथ होते हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कानूनी तौर पे ज़रूरत हो इस मायदे को दिखाने की तो दिखा दिया जाए। सिर्फ ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को पहले बता दिया जाए कि हम फलां अदालत में या फलां कानूनी कार्रवाई के लिए इस मायदे को पेश करना चाहते हैं तो कर देंगे, उसमें लिखा हुआ है। और उसी मायदे की सिर्फ तौसीक 3 दिसंबर को काबीना ने की। उससे पहले 29 नवंबर को 100 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आ चुके थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, यानी कि काबीना की तौसीक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी उस मायदे पर अमल दरामद के लिए। और वो मायदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं था, मलिक रियाज ख़ानदान के साथ था, नेशनल क्राइम एजेंसी का। उसमें तफसील से उन्होंने अकाउंट नंबर लिखा, और उसके साथ साथ जो दीगर फैसले सामने आए हैं उससे वाज़ेह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म था कि ये क्या अकाउंट है, इसमें पैसे किस मकसद के लिए डालने हैं, और इसी को उन्होंने रियासत पाकिस्तान को पैसा लौटाना करार दिया। एक प्रेस रिलीज थी जिसको लेकर बहुत धूम मची, देखें जी ये तो रियासत पाकिस्तान को पैसा मिलना था, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों चला गया, ज़रूर ये काबीना ने, इमरान खान ने, शहजाद अकबर ने कुछ किया है। वो तमाम बात आज खुल के सामने आ गई कि नेशनल क्राइम एजेंसी पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट ही भेजना चाहती थी। इसी को उन्होंने रियासत पाकिस्तान कहा, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि मलीर की ज़मीन रियासत पाकिस्तान की ज़मीन थी, किसी की ज़ाती जायदाद नहीं थी। उसकी अगर अदायगी होती है तो ये रियासत पाकिस्तान ही को अदायगी है। आप समझते हैं कि ये फिर सुप्रीम कोर्ट और मलिक रियाज के दरमियान मामला था, अगर हम इस तरह कह सकते हैं? और दूसरा, अगर पीटीआई का इस पे कोई रोल नहीं है, अगर आपके मुताबिक खान साहब का काबीना ने उन्होंने मंजूरी दी या जिस हद तक भी कोई फैसला था, तो आप समझते हैं कि फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस से पूछा जाए कि ये मामला क्या था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट खोला, क्यों उस अकाउंट में रकम जो है वो मुंतकिल हुई? ये पीटीआई का मामला नहीं है, बल्कि उस वक्त के चीफ कोई खराबी नहीं थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पहले एक फैसला दिया, ये कहा कि जो मलीर की ज़मीन है ये नाहक दी गई। इसके हवाले से पहले उन्होंने कहा कि नैब इंक्वायरी करे। फिर एक और फैसला आ गया मार्च 2019 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम नैब की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं, 460 अरब रुपए 7 साल में जमा कराए जाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने अकाउंट खोला ताकि नज़र रख सकें कि रकम आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये कलेक्शन अकाउंट था, इस अकाउंट में पैसे ने आना था और फिर वहाँ से आगे मुंतकिल होना था मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब। तो ये एक ठीक अमल था मेरी नज़र में। हाँ, लेकिन सलमान साहब, ये अब चले फैसला तो आ गया, लेकिन जब आपके मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए तो उस वक्त भी आपने ये मुतालबा रखा था कि अदालतें आज़ाद होनी चाहिए। अब भी जब फैसला आया है तो आपको उस फैसले पर कई सवालात जो हैं वो आप लोग उठा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाकराती सिलसिला है इस पर कोई असर पड़ेगा? और दूसरा, जो एक पहले तासुर था कि शायद पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात चाहती है, सियासी जमातों के साथ नहीं चाहती, लेकिन अभी भी फिर एक मरतबा फिर ये तासुर उभरा है कि शायद आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, सियासी जमातों के साथ नहीं। इस तासुर में किस हद तक सदाकत है आपके नज़दीक? देखें, 2 सवाल हैं आपके। पहले तो ये कि इस फैसले का कोई असर किसी चीज़ पे नहीं है, ये गैर अहम फैसला है। ये जब भी अदालत में हमारी अपील लगेगी ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस फैसले को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुज़ाकरात का, तो हमने हमेशा कहा है कि हम सिविलियन बालादस्ती के कायल हैं, आइन और कानून के कायल हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में मामलात चलें। आइन और कानून में मुक़तदरा का या किसी इदारे का कोई रोल नहीं है पाकिस्तान में जो हुक्मरानी के मामलात हैं उनके हवाले से, और इसीलिए हम हर उस सियासी जमात के साथ बैठना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। बदकिस्मती से बाज़ जमातें जो हैं वो बैसाखी के ज़रिए हुकूमत में आई हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी और हमें कहा कि इनसे बात कीजिए। हमने बात शुरू कर दी, इत्माम हुज्जत हो गया।
हम अब भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि इस मुल्क में जब तक मुक़तदरा से बात नहीं होती, वो बात हम अकेले करें या तमाम सियासी जमातें मिलकर करें, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, इलेक्शन के हवाले से शुकूक रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को समझा जाए, जाना जाए, जिनको हम सब जानते हैं, और हम मिलकर बात करें किस तरह हमने पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत को बहाल करना है। इसलिए हम हर एक से बात करें। हाँ, तो उस हवाले से आपकी क्या राय है कि बात कैसे हो? इसी मुज़ाकराती कमेटी में उनका कोई नुमाइंदा शामिल हो या दोनों कमेटियां मिलकर? हम ये समझते हैं कि ये मुज़ाकराती कमेटी जो हुकूमत की जानिब से है, ये कोई इस्तेहकाक नहीं रखती, ये पूछ कर ही काम करेंगे। लिहाजा ये हमसे बात करें और जिस हद तक ये कोई फ़ैसला कर सकते हैं वो करें। इनको पूछ के फ़ैसला करना है तो पूछ कर करें और इस अमल को आगे बढ़ाएं। हम समझते हैं सियासी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम बैठे हैं आमने सामने, ये एक अच्छी बात है, और उनको अगर ज़रूरत है इजाज़त लेने की तो अंदरूनी खाना अपनी इजाज़त लेते रहें, लेकिन पाकिस्तान में आइनी कानूनी अमल को आगे बढ़ाएं ताकि पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए इस मुल्क में बने। इस वक्त इनके पास कुछ नहीं है, हम तो फिर अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन सर, खान साहब ने भी तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। जी बिल्कुल खुशाइंद है, बिल्कुल खुशाइंद है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, एक है आईनी और कानूनी मामला, एक है हकीकत क्या है इस मुल्क की। तो हमें हकीकत के साथ भी मामला करना है और आइन और कानून को भी आगे बढ़ाना है। ये दोनों चीजें साथ साथ आगे बढ़ेंगी। तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, सर, उस हवाले से अब उनका बयान तो सामने आ गया है, लेकिन बतौर सेक्रेटरी जनरल या मुज़ाकराती कमेटी के रुकन के आपको एतमाद में लिया गया था, बताया गया है, अब की बात हुई क्या उनसे? जी जी, हो गई बात है, हमें पता है कि हद तक गुफ्तगू हुई। और देखिए, हम कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से नहीं हम कोई तबल बजा रहे। एक हुई है मुलाकात मुख्तसर सी, वो कहाँ जाएगी, क्या होगा, हमें नहीं पता। तो असल मामला यही है कि हमने सियासी अमल को आगे बढ़ाना है, आइन और कानून को आगे बढ़ाना है। ये मुलाकातें हैं, इनका अपना एक रोल है, लेकिन ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो सियासी कुव्वतों का है। इसीलिए हमने हाथ बढ़ाया है। हम दीगर जमातों से मिल रहे हैं, हम शाहिद खाकान साहब से मिले हैं, हम सिंध जाएंगे, GDA से मिलेंगे। हम तमाम सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं कि हमारे साथ आकर बैठें ताकि मुल्क में इस्तेहकाम हो, मईशत तरक्की करे और सही मानों में हम जमहूरियत की जानिब बढ़ सकें। नहीं, लेकिन अब तो जो तर्जमान है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इरफान सिद्दीकी साहब, सर, वो तो कहते हैं कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात आपने करने हैं तो फिर आप ना करें ना, छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करें मुज़ाकरात। हम समझते हैं कि उनको बहाना चाहिए अगर मुज़ाकरात से भागने का तो भाग लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी अमल आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। अच्छा सर, क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ भी जारी रहेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत करेंगे या बैठने के लिए तैयार हैं उनके साथ? नहीं, बातचीत करेंगे, बैठने का क्या मतलब है। हम किसी किस्म की बैसाखी नहीं चाहेंगे, ना उसका हिस्सा बनेंगे। हम आइनी और जमहूरी निज़ाम इस मुल्क में चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सलमान साहब, अब जो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं अचकज़ई साहब, वो उनकी तजवीज़ हमने पहले भी जिक्र किया। उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, इसका मतलब है कि वो नाजायज़ हुकूमत को जायज़ करार दे रही है और उनको ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। अगर मुज़ाकरात कर भी रहे हैं तो अपना मैंडेट मांगे, और वो मैंडेट का मुतालबा आपके इन दो मुतालबात में शामिल ही नहीं है। सलमान साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उनकी एक राय है, हम उसको बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं, उनको एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी हकीकत है, ये एक फॉर्म 47 की हकीकत है। हम एक लम्हे के लिए भी इस हुकूमत को जायज़ हुकूमत नहीं मानते। हम कहते हैं ये इलेक्शन पर हमले के ज़रिए कायम हुई है, और हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में भी इसको इंस्टॉल्ड हुकूमत लिखा है, जिस पे बहुत वहाँ से एतराज़ किया गया और कुछ होगा हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये दो मामलात जो हैं, दे आर अ प्री रेक्विजिट टू अ लार्जर डायलॉग। आप पढ़िए हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो फिलफौर की जा सकती हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन जाता है, वो अपना काम शुरू करे। 9 मई 26 नवंबर के हवाले से हम अपने शहदा के खून का हिसाब मांग रहे हैं, हम हकीकत आवाम के सामने लाना चाहते हैं, ये अहम है। इसी तरह जो ज़मानतों का मामला है, हमारे लोग जो 2-2 साल से यास्मीन
राशिद साहिबा 600 दिनों से, शाह महमूद कुरैशी 500 से ज़ायद दिनों से जेलों में हैं, क्यों उनकी ज़मानत नहीं हो रही? हम कह रहे हैं कानूनी अमल को आगे बढ़ने दें, उनका हक है कि उनकी ज़मानतें हों, दीगर सैकड़ों हमारे असीरान हैं उनकी ज़मानतें हों। तो ये दो ऐसे मामलात हैं, इन पर अगर हुकूमत अमल करती है तो फ़िज़ा में बेहतरी आएगी, फिर हम आगे मज़ीद बातों का जिक्र कर सकते हैं। हाँ, ये जो आपकी डेडलाइन है 7 रोज़ की, ये सर हतमी डेडलाइन है या इस पर बात हो सकती है, कोई एक्सटेंड हो सकती है डेट? देखो, इसको एक्सटेंड देखिए सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं। हमने पिछली नशस्त में भी, जो तीसरी नशस्त थी, कहा था कि हमारी इमरान खान साहब से ऐसी मुलाकात कराएं जहां आले ना हो, अहलकार ना हो, हम खुलकर बात कर सकें। तो वो तो मुलाकात नज़र नहीं आती, और अगर ऐसी मुलाकात नहीं होती तो मुझे फिर ये डेडलाइन आगे बढ़ती नज़र नहीं आती, और मुझे यही नज़र आता है कि 27-28 को ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर मुलाकात ना हुई तो उस सूरत में ऐसा ही, और देखिए मुलाकात अगर होती भी है तो इस मुद्दत को जो हमने दी है, इसको आगे बढ़ाने का इख्तियार सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं। लेकिन सर वो मुलाकात होनी कब है? कोई हुकूमत ने डेट दी थी या कोई अभी टाइमलाइन नहीं है उसकी? उन्होंने तो यही कहा था हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। वो भी तो यही कहना है ना कि कोशिश करते हैं। उसी से जाहिर होता है कि कितना इख्तियार उनको हासिल है कि अडयाला जेल जो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी है कानूनी तौर पे, वहाँ भी रसाई देने के लिए उनको पूछना पड़ता है। लेकिन ये जो पेशकश के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए, खबरें सामने आई कि कोई यकीन दहानी भी मांगी जा रही है कि चलें खान साहब को अगर बनी गाला मुंतकिल कर दें या KP हाउस, लेकिन वो सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। सलमान साहब, ये किसी मरहले पर ऐसी कोई पेशकश हुई है, कोई यकीन दहानी मांगी गई है वाकई? देखिए, खान साहब कह चुके हैं कि इस तरह की बात हवा में थी। देखिए, बातों को उछालने का तरीका होता है, टेस्ट किया जाता है फ़िज़ा को कि ये कहाँ तक जाने को तैयार हैं। खान साहब ने बड़ी वजाहत से कह दिया है कि मैं कोई बनी गाला या किसी KP हाउस में जाके नहीं बैठूंगा, हाउस अरेस्ट नहीं कबूल करूंगा, मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से बाहर आऊँगा, कानून के मुताबिक, और अपने तमाम हुकूक इस्तेमाल करूँगा। वो किसी डील के नतीजे में बनी गाला जाकर नहीं बैठेंगे। लेकिन एक गिला आपसे सलमान साहब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो अराकीन हैं वो करते हैं कि आप लोग मुज़ाकरात में जब बैठते हैं तो बड़ी मुस्बत बातें होती हैं मुज़ाकरात के दौरान, लेकिन बाहर जाकर फिर आपके बयानात भी होते हैं, और उनको सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो ट्वीट से है, एक्स पर जो पोस्ट्स हैं उस हवाले से उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप समझते हैं कि ये जो वाकई सोशल मीडिया पर पोस्ट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए? बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान नहीं, उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी को इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम एक बड़े मकसद के लिए बैठे हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा गम और गुस्सा है, उसका इजहार हमारे लोग करते रहेंगे, इमरान खान साहब भी करते रहेंगे। उनके साथ, उनकी अहलिया के साथ इस फैसले के ज़रिए ज़्यादती की गई है, तो क्यों वो खामोश रहें? वो बिल्कुल इजहार करेंगे। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है, मुल्क को जमहूरियत, आइन, शराफत की जानिब बढ़ाना है, अगवाकारियों को ख़त्म करना है, तो आपको ये मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। और जो हम जायज़ मुतालबात कर रहे हैं दो इस वक्त, ताकि आगे बात बढ़ सके, उनको मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते या बहाना ढूंढते हैं तो फिर ये सिर्फ बहाना है। लेकिन पिछली नशस्त के बाद हमारी जानिब से कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने बाहर निकलते ही सख्त बातें की, जिसका जवाब फिर हमारी जानिब से दिया गया। ठीक है सलमान साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि सर कुछ जो मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई थी, और वो ये दावा करते हैं कि PTI ने जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है उसमें वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ बैठकर हमने बात करनी है कि जुडिशल कमीशन में कौन से जजेस लगाने हैं। तो वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि आप अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा इत्तेफाक राय से करें ना, हमारी भी राय हो, उनकी भी राय हो, जहाँ इत्तेफाक हो वो कर दें। तो इसमें क्या बुरी बात है कि इत्तेफाक राय से मेंबरान नामजद ना किए जाएं? इत्तेफाक राय पैदा करना कोई नामुमकिन बात तो नहीं है ना। ऐसे जज साहिबान हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि ये इस्तेहकाक तो चीफ जस्टिस का है कि वो जिसको बना दें। देखिए, हम दरख्वास्त तो कर सकते हैं ना, हम दरख्वास्त कर सकते हैं। और दरख्वास्त की जाए तो फिर देखेंगे चीफ जस्टिस साहब उस पर क्या फैसला करते हैं। अगर आपसे मुशावरत नहीं की जाती सलमान साहब, तो फिर आप समझते हैं कि आपको ये काबिल कबूल नहीं होगा या आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हम बिल्कुल समझते हैं कि अदलिया में ऐसे लोग हैं जो गैर जानिबदार हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है वो कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहब के सामने आना चाहिए। और एक इत्तेफाक राय से अगर नाम सामने आते हैं तो कोई वजह नहीं कि चीफ जस्टिस साहब उनको कबूल ना करें।
चलें, ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर जो कमिटमेंट हुकूमत ने की थी मुलाकात के हवाले से, अगर वो नहीं पूरी होती तो फिर ये शायद मुज़ाकराती सिलसिला आगे ना बढ़ सके। और जो जुडिशल कमीशन के हवाले से नामों का मामला है, उस हवाले से भी उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ ही आगे बढ़े, और जो नाम हो उन पर भी PTI की राय जो है वो शामिल होनी चाहिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जो दीगर इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मुज़ाकरात के हवाले से कई सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उस हवाले से भी उठाए जा रहे हैं। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ुल हक साहब। सर, अब अगर आप देखें तो मुज़ाकरात चल रहे थे, 2 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद हमने देखा कि 190 मिलियन का जो केस है उसका फैसला भी सामने आया। इस फैसले के बाद या इस फैसले का असर, आप जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उन पर भी कोई देख रहे हैं असर के आने वाले दिनों में कोई तातुल पैदा हो सकता है? ये मेरा नहीं ख्याल के फैसले से, क्योंकि इस बात को कई मरतबा PTI और अपोजिशन ने वाज़ेह किया है मुज़ाकरात के दौरान भी और वैसे भी, कि ये केसेस अपनी जगह चलते रहेंगे और मुज़ाकरात जो है वो अपनी जगह चलते रहेंगे। ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई कंडीशंस लगा कर तो कभी भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। मुज़ाकरात में हमेशा ये दर्ज देता हूँ या कहता हूँ कि मुज़ाकरात एक खुलेआम के साथ होने चाहिए। मुज़ाकरात जो है वो बगैर किसी कंडीशन के होने चाहिए और मुज़ाकरात जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होने चाहिए। तो अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और आप एक तंग नज़र के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। देखिए, केसेस का तो सबको पता था कि भाई कई केसेस में एक्विट हो गए, एक केस में सजा होगी। हर कोई ये कह रहा था कि सजा होगी और इस पे इतनी बहस हुई है इस केस पे कि जिस तरह ये कोई हतमी फैसला है। अभी आगे अपील है, एक कोर्ट में है, दूसरे कोर्ट में अपील है, तो अभी बड़ा लंबा जो है मामला चलता रहेगा और मुज़ाकरात जो है उम्मीद है कि वो अच्छे खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एजाज़ुल हक साहब, इन्होंने 2 मुतालबात जो आपके सामने रखे हैं, 16 जनवरी को हमने देखा कि उन्होंने 2 मुतालबात आपके सामने रखे। उसके बाद तकरीबन 3 दिन तो गुजर चुके हैं। तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की अपनी कोई मुशावरत हुई है आपस में कि आगे कैसे बढ़ना है? अब मतलब कि उन्होंने ये 7 वर्किंग डेज में जवाब देना था ना। मेरे ख्याल में 7 वर्किंग डेज में जवाब दे देंगे। जुमेरात को मुज़ाकरात हुए, जुमा बीच में एक दिन था, फिर 2 दिन की छुट्टी आ गई है। अब अगला मंडे या ट्यूसडे को मेरे ख्याल में सब कमेटी एक बनाई है, वो बैठेगी और फिर मेरा ख्याल है कि उसमें एक जवाब तैयार करेंगे लीगली उनके मुतालबात को देखते हुए। उसी नुक्ता नज़र से एक जवाब तैयार किया जाएगा जो कि अंदर गुफ्तगू जो है वो और होगी और बाहर के लिए एक और पैगाम होगा। जिस तरह इन्होंने PTI वालों ने किया, अपोजिशन ने, कि अंदर गुफ्तगू बहुत अच्छे उससे होती रही और बाहर के लिए एक पैगाम जो है वो सख्त एक चार्जशीट वाला जो है वो लेटर सामने लाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आगे चलेगी। ये जो सब कमेटी की आप बात कर रहे हैं, इस सब कमेटी के कौन कौन अरकान है सर इस हवाले? देखिए, इसमें एक जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे, एक PMLN की तरफ से होंगे और बाकी एक MQM की तरफ से होंगे और बाकी इत्तेहादी पार्टियां जो है उनकी तरफ से एक एक जो है वो नुमाइंदा होगा। तो सारे 7 जमातें जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तमाम की तमाम बैठ कर तो फिर, और ख़ास तौर पर इसमें लॉ मिनिस्टर साहब होंगे जो कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स और लीगल जो है वो कानूनी दायरा बताएंगे इसका। अच्छा, तो वो जवाब वो तैयार करके आपको पेश करेंगे या वही हतमी जवाब होगा जो वो सब कमेटी तैयार करेगी? नहीं, जो सब कमेटी तैयार करेगी वो फिर आप मुशावरत होगी, हुकूमत के साथ मुशावरत होगी और फिर उसके बाद वो पेश किया जाएगा। देखिए, इसमें 2 चीजें गौर तलब है जिस पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा है। एक तो ये कि कमीशन बनाने के लिए उन्होंने कहा कि कमीशन बनाने के लिए हुकूमत और PTI या अपोजिशन बैठकर जो है वो तय करेगी कि कौन कौन कमीशन पे होना चाहिए, जजेस को होना चाहिए। ये आप तय नहीं कर सकते, ये आप चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ये हमारा जो है मुद्दा है, हम आपके सामने रख रहे हैं
और आप इस पे कमीशन बना दें। आप अपनी रिकमेंडेशन जरूर दे सकते हैं लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ, जजेस कौन से होंगे? ये तायुन और ये इस्तेकाक चीफ जस्टिस साहब का होगा? ये उनका होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना दो रहे हैं। दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, उसके ऊपर क्या कोई सुपर अदालत बन सकती है, कोई कमीशन बन सकता है? क्योंकि कमीशन का काम फैसला देना नहीं है, कमीशन का काम यह है कि वजाहत करना, यानी कि ना तो वो सजा दे सकते हैं, ना जजा दे सकते हैं, ना वो बता सकते हैं कि क्या किया जाए। फैसला जो है वो अदालतों ने करना है, कमीशन ने नहीं करना। तो क्या अदालतों के ऊपर कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये चीज भी देखनी पड़ेगी पहले। ठीक है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से तैयार है? मैं ये नहीं अभी कह सकता। ये दोनों जो मैंने नुक्ते आपको बताए ना, ये ज़ेरे गौर होंगे। फिर वो बताएंगे, हमारे लॉ मिनिस्टर जो है वो लीगल पॉइंट सामने लेकर आएंगे, और फिर पॉलिटिकली जो है वो बाकी जमातें जो है वो उनका फैसला होगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ एजाज उल हक साहब, दूसरा मुतालबा जो कैदियों की रिहाई का है, उस पर हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी क्या सोच रही है, या आपका तजर्बा क्या कहता है कि उस पर अमल दरामद हो सकता है, मान सकते हैं वो मुतालबा आप? उन्होंने कहा है कि आप मुदाखलत ना करें, और हुकूमत को चाहिए कि वो मुदाखलत ना करे। अगर वो कर रही है तो फिर भी ना करे। वो तो हम भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप मुदाखलत ना करें, अदालतों को अपना जो है फैसला करने दें। अच्छा, तो अब इस वक्त अगर आप देखें तो एक जो कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर, अगर हम कहें तो मुख्तलिफ बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत हो, और कुछ लोग सियासी जमातों के साथ चाहते हैं। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब के साथ, सर इस पर मुज़ाकराती कमेटी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि इरफान उल हक सिद्दीकी साहब का तो बयान एक सामने आया है। नहीं, वो देखे, मेरा नहीं ख्याल कि वो बयान इस तरीके से, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने भी सही कहा कि भाई आप दो तरफ से तो निगोशिएट नहीं कर सकते ना, कि बैक डोर हो और फ्रंट डोर हो। बात यह है कि जितनी मुलाकातें हों उतना ही बेहतर है। मैं तो ये समझता हूँ कि उस मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी, उसमें उनको भी बुलाया गया, और ये बहुत खुशाइंद बात है कि वो पीटीआई जो कि बैठना ही नहीं चाह रही थी, वो पीटीआई जो एक बड़ा सख्त नैरेटिव दे रही थी, अगर वो बैठ गई और उसके बाद कोई मुलाकात उसके अलावा भी अगर हो गई, और जिसे खान साहब ने खुद भी कह दिया कि बड़ी खुशाइंद है, तो फिर उसको आगे लेकर चलना चाहिए ना। फिर उस किस्म के ट्वीट नहीं करने चाहिए कि जिसमें आप फिर उन्हीं के साथ बैठकर खुशाइंद कहें और उन्हीं पे फिर आप हमला करना शुरू कर दें। नहीं, लेकिन सर अगर ये खुशाइंद हैं आपके मुताबिक के बात आगे बढ़नी चाहिए, तो फिर ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, फिर इसका क्या मुस्तकबिल होगा? बात सारी इसी के जरिए होगी। मुलाकातें जहां जहां भी होती रहें, जितनी भी होती रहें, हतमी जो फैसला होगा वो सबकी मुशावरत के साथ होगा और इसी मुज़ाकराती कमेटी से होगा। अच्छा, तो क्या फिर ये कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की कुछ राय या उनका राब्ता हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ भी है? देखिए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को दो तो नहीं है, अलग अलग तो नहीं है जी। हुकूमत, और जब हुकूमत ने ये मुज़ाकराती कमेटी बना दी और पीटीआई ने और अपोजिशन ने मिलकर एक कमेटी बना दी, तो लाज़मी बात है हुकूमत और अदारे जो है वो एक साथ चलते हैं, एक पेज पे हैं, हुकूमत के मतहत हैं, तो लाज़मी बात है कि मुशावरत के साथ ही मामला आगे चल रहे हैं ना। तो इस वक्त मुज़ाकराती अमल में उनका इनपुट जरूर शामिल है। देखिए, जब हुकूमत ने ये कमेटी बनाई होगी, अब मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं वैसे एक पॉलिटिक्स की स्टूडेंट की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, 36 साल का एक्सपीरियंस सामने रखते हुए, कि हुकूमत कभी भी कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाएगी जब तक कि सबसे मुशावरत नहीं कर लेगी। ठीक है, तो अब आप समझते हैं सर कि ये जो आपका जवाब होगा इसमें भी आप उनकी राय लेंगे? क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब से हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी कि जहां भी हमें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मुज़ाकराती कमेटी उनसे बात करेगी। अभी आप समझते हैं कि कोई ऐसा मरहला आ गया है कि उनसे बात हो सकती है? नहीं, उनसे कोई ऐसी कोई पर्दे में थोड़ी है वो, क्या उनसे बात नहीं हो सकती? बात जरूर हो सकती है उनसे, अगर कोई
मुशावरत करनी होगी, कोई पूछना होगा या कोई बात बतानी होगी, तो लाजमी बात है कि दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। कोई हर एक से, मुझसे, हमसे नहीं, वो पीटीआई से भी, ऑपोजिशन से भी, हर किसी से राब्ते में। अच्छा, वो राब्ते में है? बिल्कुल बिल्कुल, राब्ते नहीं टूटते, राब्ते हमेशा रहते हैं किसी ना किसी जराए से। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। एजाजुल हक साहब, फिर वो क्या सोच रहे हैं वैसे? अगर राब्ते हैं, ये मुतालबात भी आ गए हैं, तो उनका अभी तक का इनपुट क्या है? वो क्या सोच रहे हैं? वो बहुत बेहतर सोचेंगे अगर इस तरफ से भी कोई बेहतरी की सोच आ जाए। ये नहीं कि एक दिन आप खुशाइंद कहें और अगले दिन आप उठाकर गाली गलौज पर आ जाएं और ट्विटर में बैठ के ट्विटर खेलना शुरू कर दें, तो फिर तो बात आगे नहीं ना बढ़ सकती। देखें, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पहले भी मीटिंग इसी वजह से डिलीट हुई कि एक अच्छे खुशगवार माहौल में मीटिंग हो रही थी, तो एक ट्वीट आ गया। अब अच्छे खुशगवार में माहौल में मीटिंग हो रही थी, अब एक नया ट्वीट आ गया जिसमें बहुत सी ऐसी बातें कर दी गई हैं जो कि मैं नहीं समझता कि हमें अपने इदारों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपने फौज के सरबराह के खिलाफ इस किस्म की बातें करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि सर ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं पीटीआई की जानिब से इदारों के खिलाफ या कुछ शख्सियात के खिलाफ, उस पर एस्टेब्लिशमेंट भी नाला है? नाला की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसको डिसऑन करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। खान साहब को खुद चाहिए कि वो डिसऑन करें इसे, अगर उनकी तरफ से कोई बयान दे रहा है, क्योंकि ये ट्विटर बाहर से चल रहा है, ये हैंडल जो है तो मुल्क के अंदर से नहीं चलाया जा रहा, तो जो भी उधर पैगाम दे रहा है उसको चाहिए कि उसको रोके और फिर मामला आगे चले। क्योंकि बहुत से लोग पीटीआई के नाम पे, खान साहब के नाम को बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर बैठकर बहुत सी इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको खुद पीटीआई वाले कंडेम करते हैं। कंडेम करते, लेकिन सर अब एक चीज तो फिर ये भी है ना कि अगर इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते होते भी हैं या मुलाकातें होती हैं, तो आप उनके साथ जो राब्ते हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे? जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई अगर उधर बात करनी है तो फिर उधर करें, हमसे क्या आपने बात करनी है? ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं होगी। देखिए, उनके बहुत से लोगों के राब्ते आज से नहीं है, बहुत पहले से राब्ते हैं और ये कोई नई बात नहीं हुई है कि वहां पर मुलाकात होगी। देखिए, निचले लेवल पे तो हर एक से बातचीत होती रहती है। अगर आर्मी चीफ वहां गए थे, एक मीटिंग में इकट्ठे बैठे थे, उसके बाद कोई बातचीत हो गई तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, ना हुकूमत को बुरा मनाना चाहिए, क्योंकि सब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, मुल्क के अंदर ये माजराई खत्म हो, मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, टेररिज्म के खात्मे के लिए सब इकट्ठे बैठे हैं, इकॉनमी के लिए सब इकट्ठे बैठे हैं। स्पीकर ने पिछली मीटिंग के बाद भी कहा था कि जिस तरह आज हम यहाँ बैठे हुए, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ भी बैठना चाहिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी बैठना चाहिए, अब मुल्क के इकॉनमी के लिए भी बैठना चाहिए, मुल्क के दीगर मामलात के लिए भी हमें आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन एजाजुल हक साहब, आप देख रहे हैं कि 31 जनवरी तक कोई मामला एक तरफ वो हल की तरफ जाएगा, ये जुडिशल कमीशन हो या कैदियों की रिहाई का मामला हो, आप समझते हैं? क्योंकि पीटीआई की ये भी डेडलाइन है कि 31 जनवरी तक, और अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो वो कहते हैं कि मुज़ाकराती सिलसिला खत्म कर देंगे। नहीं, ये ऐसी वो मतलब प्रेशर डालने के लिए बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई जवाब उनको दे दिया जाएगा, उससे मालूम हो जाएगा कि आगे चलना है कि नहीं चलना। ये डेडलाइंस वगैरह को मैं इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये ऐसी जो है वो एक दूसरे को प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं। जैसे सर आपने पहले कहा कि ये कमेटी के अंदर एक बात करते हैं और बाहर दूसरी बात करते हैं, तो वैसे बताएंगे कि पीटीआई के रहनुमा जो कमेटी का इजलास होता है, मुज़ाकराती कमेटी का, उसके अंदर उनका रवैया या उनकी राय क्या है जो वो बाहर आके फिर दूसरी बात करते हैं? नहीं, अंदर और बाहर की बात नहीं है। उनकी भी जरा मजबूरी इसलिए है कि वो अपने नैरेटिव को भी बरकरार रखना चाहते हैं और मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। वो ये किसी को बुरा भला कह के ये बताना चाहते हैं जी कि हम बहुत तकड़े हैं और हम हर किसी से लड़ने को तैयार हैं, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर बातचीत भी करना चाहते हैं। तो मैं ये बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि आपने अगर मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना है, बातचीत करनी है, तो आपको अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी।
देखिए, लोग ये चीजें भूल जाते हैं। आपके जी हम बड़ी पॉपुलर जमात है, लेकिन उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी पॉपुलैरिटी को। तो आपकी पॉपुलैरिटी किस काम की है वो? आप एक नैरेटिव बनाकर आप दीवार से लड़ना चाहते हैं, तो दीवार के अंदर आप सुराख करके बाहर तो नहीं निकल सकते। जब दरवाजा है, ठीक है, लेकिन चले वो तो एक उसको अच्छी तरीके से आगे लेकर चलें। हाँ, ये जो सब कमेटी है वो तो अपना जवाब तैयार करेगी, लेकिन आपकी जाती राय सिर्फ मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जाती राय या तजर्बा क्या कहता है कि ये जो दो मुतालबात हैं इनका जवाब हुकूमत क्या देगी? आपकी जाती राय के मुताबिक क्या हल हो सकता है? हुकूमत इस पे जब लीगल बातचीत हो जाएगी ना, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या दो चीजें जो है वो मेरे जहन में है कि भाई क्या अदालतों के ऊपर अदालत बन सकती है, कमीशन बन सकता है, क्या हम डिक्टेट कर सकते हैं? ये दोनों सवाल जो है सामने रख के सब कमेटी की मीटिंग करने के बाद ये 7 दिन के अंदर अंदर सब चीजें सामने आ जाएंगी, वर्किंग डेज के अंदर अंदर। मेरा 27 या 28 तारीख को, ज्यादा ज्यादा 29 तारीख को, तो 31 से पहले पहले मामला सामने आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो अचकज़ई साहब राय दे रहे हैं, अपोजिशन अलायंस के वो इत्तेहादी सरबराह हैं जिसमें पीटीआई भी शामिल है, वो ये पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना करें, क्योंकि वो तो मैंडेट के ऊपर भी सवालात आप लोग उठा रहे थे, अब उसी हुकूमत के साथ आप बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो अचकज़ई साहब की राय पर आप क्या कॉमेंट करेंगे एजाजुल हक साहब? देखिए, ये अचकज़ई साहब की अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को अपने उसमें डिमांड्स के अंदर रखते तो फिर एक पंडोरास बॉक्स खुल जाना था कि 1988 से लेकर हर इलेक्शंस के ऊपर उंगलियां उठी हैं, आईजीआई बनी है, लीगल मामलात हुए हैं, 2 आरटीएस सिस्टम बैठा दिया गया था, अब फॉर्म 45, 47 की बातचीत चलनी शुरू होगी। कौन सा एक इलेक्शन है जिसमें कि कोई ये बात नहीं उठी? मुझे यह बताएं आप, पाकिस्तान की तारीख में 36 साल तो मुझे हो गए इलेक्शन लड़ते हुए। सही, चलें एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एजाजुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, सियासत के हवाले से जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर हमने गुफ्तगू की। अब जो क्लाइमेट चेंज का जो एक अहम इशू है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि कई ममालिक के लिए, दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार रहा है, और कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने कई ख़तरनाक जो सूरत हाल है उनका सामना भी किया है। और अब अगर देखें तो डॉन मीडिया की जानिब से जो ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद जो है वो होने जा रहा है, जिसमें इन तमाम इशूज़ को हाईलाइट भी किया जाएगा और जो आगाही मुहिम का एक सिलसिला है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये चैलेंजेस अगर हम देखें तो 2010 से लेके अभी तक के सैलाब, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता रहा, अब कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, बातें हुई, कानून साजी के हवाले से बात हुई, जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने सपोर्ट का भी कहा। अब इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हम बात करेंगे मलिक अमीन असलम साहब जो साबिक वफाकी वजीर हैं उनसे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अब सबसे पहले तो जो एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से 6 फरवरी को, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इस वक्त जब हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, इस सूरत हाल में ये कॉन्फ्रेंस आपके नज़दीक कितनी अहमियत की हामिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉन ग्रुप ने इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि इस मुल्क में आगाही भी फैलाई जाए इस बहुत बड़े चैलेंज के मतलब जो पाकिस्तान को दरपेश है, और उसके साथ साथ एक हाई पावर्ड कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर, जहाँ पर तमाम इशूज जो इसके हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके डिस्कस किया जाएगा एट द हाईएस्ट लेवल। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसके आई थिंक बड़े पॉजिटिव फवायद होंगे, क्योंकि इसमें से जो रिकमेंडेशंस निकलेंगी मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान उसको सीरियसली लेगी और उसको उनको आगे लेके चलेगी। इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आज ही मैं चेक कर रहा था, इसके अंदर बहुत जिस तरह मल्टी फेसेटेड एक एजेंडा क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ का है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एजेंडा नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, और फिर नेशनल सिक्योरिटी के साथ, जियो पॉलिटिक्स के साथ
फाइनेंस के साथ, इन सब के साथ इसका रिलेशनशिप है इस वक्त। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ये एक फोकस बना हुआ है तमाम मुख्तलिफ पॉलिसीज को ड्राइव करने का। तो ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर ये इन तमाम एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन भी होगी और जो रेलेवेंट लोग हैं वो आकर बात भी करेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक सिंथेसिस रिपोर्ट या रिकमेंडेशंस बनाई जाएंगी जो कि हुकूमत पाकिस्तान को पहुंचाई जाएंगी ताकि पॉलिसी मेकर्स एट द हाईएस्ट लेवल इसको आगे लेके जा सकें। ठीक, लेकिन मलिक अमीन असलम साहब, आपने देखा होगा कि पहले भी इस हवाले से बातचीत होती रही है, कानून साजी के हवाले से बातें हुई हैं। आप समझते हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनकी तरजीहात में ये क्लाइमेट चेंज का इशू उस हद तक नहीं है जिस तरह होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है जी। ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ये सब ने पसे पुश डाला हुआ है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 24 घंटे ऐसे से ऐसी इश्यूज पर बात होती रहती है जिनका कोई आउटकम नहीं होता और तमाम कौम उन इश्यूज के अंदर फंसी हुई है, बल्कि सियासी पार्टीज भी उन इश्यूज के अंदर फंसी हुई हैं। ये एक ऐसा इशू है जो कि पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज दुनिया में फैला हो और हम अभी भी 1% से भी कम हमारी इमिशंस हैं, लेकिन हम अनजस्टली और ना इंसाफी के तौर पे हमें इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है। किया किसी और ने है लेकिन खमियाजा हम भुगत रहे हैं और उससे हम कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि हम अपनी ज्योग्राफी से कहीं नहीं भाग सकते। ये मसला हमारी ज्योग्राफी का है और हमारी टोपोग्राफी का है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि सतह समुंदर पे भी है और उसके साथ साथ दुनिया का जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर ही है। ये हमारी एक इंक्लाइंड कंट्री है और उसके साथ साथ इसके नॉर्थ के अंदर जो दुनिया का तीसरा बड़ा जखीरा है पानी का और आइस का, वो पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर है जिसको थर्ड पोल कहते हैं और जिसकी वजह से हमारे अभी तकरीबन 13 से 14 हज़ार ग्लेशियर हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इससे हम ये क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट कर रहा है। जो मौसम में तब्दीली हो रही है और जिससे गर्मी बढ़ रही है उससे ये हमारे ग्लेशियर्स जो है इनके पिघलाव का रेट जो है वो बढ़ चुका है, उससे हमारे पानी का रेट बढ़ता है, हमारे सैलाब आते हैं जो तमाम फिर मुल्क को मुतासर करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मलिक अमीन असलम साहब, एक बात ये भी की जाती है कि जहां पर तबाहकारियां होती हैं, नुकसान होता है, लेकिन वहां पर कुछ सीखने को भी मिलता है। और अगर आप देखें तो वो ये बात भी, एक एस्पेक्ट जो है वो ये भी सामने आता है कि कुछ फवायद भी हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि नुकसान ही हुआ है, इसका क्या वो जो दूसरा एस्पेक्ट जो कहा जा रहा है कि कुछ फवायद भी हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? देखिए वो बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने आपको बताया एक मल्टी फेसेटेड इशू है और इसके जहां पर नुकसानात हैं जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज़बरदस्ती बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और हमें अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है उसके लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए। इसके साथ साथ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि आप एक मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू करें, एक ऐसी डेवलपमेंट शुरू करें जो कि क्लाइमेट चेंज को भी अफेक्ट ना करे और जिससे मुल्क की तरक्की भी आगे जा सके। इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो शिफ्ट है जो कि दुनिया में हो रही है और बहुत तेजी के साथ हो रही है। पाकिस्तान पिछले 5 साल से उसी तगदौर में लगा हुआ है। 2019 में हमारी पहली पॉलिसी आई थी और अभी भी हम पॉलिसीज के झंबेले में ही फंसे हुए हैं और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सही तरीके से। इसी तरह क्लीन एनर्जी की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि दुनिया में क्लीन एनर्जी जो कि जिसमें आप सोलर, विंड और हाइड्रो, और तीनों अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये तीनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। दुनिया के ऐसे मुल्क हैं बहुत कम है जहां पर सोलर भी आपको अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हाइड्रो पावर भी हो और जहां पर विंड पावर के भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों और ये अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में डिफाइंड भी हैं। हमें अब इसकी तरफ एक हंगामी बुनियादों की तरफ हमें इस तरफ जाना है और ये जब आप इस तरफ जाते हैं और उसके बाद जब आप अपने मुल्क में वो टेक्नोलॉजीज लगाते हैं जो कि नई सिमतों की तरफ लेके जाती हैं मुल्क को, तो फिर आपकी मुल्क के अंदर कैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। मसला सोलर पैनल्स लगाने की फैक्ट्री आप लगाएं, यहाँ पर विंड पावर की फैक्ट्री लगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की फैक्ट्री लगे, तो फिर अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, जॉब्स पैदा होती हैं लोगों के लिए, आपकी इकोनॉमी भी बढ़ती है, उसमें जॉब्स भी पैदा होती हैं और अब क्लाइमेट चेंज को कम करने में भी मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए एक
पॉलिसी का फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है और उसके साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में सियासी पार्टीज के एजेंडे पे ये मसला क्लाइमेट चेंज का बहुत नीचे है। हमारी जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त हमने इस एजेंडे को बहुत ऊपर रखा हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक दुनिया में नेचर लीडर के तौर पे भी सामने आया। 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट हमने किया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया का इनिशिएटिव हुआ, लिविंग इंडेक्स का प्रोजेक्ट हुआ। ये वो प्रोजेक्ट थे जो कि दुनिया ने तस्लीम किए कि ये दुनिया के लिए पाथ डिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन बदकिस्मती है कि उसके बाद फिर हम ये फोकस लूज कर गए हैं। और अगर आज आप देखें तो हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, लेकिन उसका मिनिस्टर अभी तक नहीं लगाया गया। वहाँ पर कोई एड हॉक बेसिस पे वो मिनिस्ट्री चलाई जा रही है। हमें चाहिए कि हम अपने इस मसले की तरफ वो प्रायोरिटी और वो ध्यान दें जो कि ये डिमांड कर रहा है। और ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि करें या ना करें, ये हमें करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान उसकी कीमत अदा करेगा। इसलिए हमें इसके ऊपर फोकस भी देना और जो नई राहें खुल रही हैं, जिसने आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज हैं, वो डेफिनेटली हैं। वो नई राहें वही मुल्क उनसे फायदा उठाएंगे जो कि इसमें फ्रंट एंड के ऊपर लीडिंग मुल्क ममालिक बनेंगे। और पाकिस्तान में वो तमाम पोटेंशियल है कि हम इस पर फ्रंट एंड के लीडिंग मुल्क बन सकते हैं। ठीक है सर। बहुत मलिक अमीन असलम साहब आपने वक्त निकाला। नजरीन, मलिक अमीन असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि जो मुख्तलिफ, जैसे इन्होंने खुद भी जिक्र किया कि इस वक्त जो वफाकी वजारत है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उनका वजीर भी अभी तक नहीं लगाया गया। तो ये एक अहम सब्जेक्ट है जिस पर बात तो होती है, लेकिन अमलन जैसे मलिक अमीन असलम साहब ने भी कहा कि सियासी जमातों के एजेंडे में उस तरह शामिल नहीं है जिस तरह होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।